हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। चुनावी यात्रा 2023 मध्य प्रदेश के चुनावों के मद्देनज़र हम इसमें अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ से बात कर रहे हैं, साथ ही आम लोगों से भी बात कर रहे हैं। फ़िलहाल हम हैं सिवनी ज़िला कांग्रेस अध्यक्ष राजकुमार खुराना जी के साथ। इनकी जो पॉलिटिकल लाइफ रही है उस पर और अभी जो करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है उस पर हम चर्चा करेंगे। tribune-hindi.com में आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद जकरिया भाई। पहला सवाल मेरा इस पूरी चर्चा का ये होगा कि ये बताइए कि 2023 का चुनाव आ गया है, तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सिवनी ज़िले में 4 विधानसभा सीटें हैं। एक अध्यक्ष के तौर पे आप अपने टारगेट को किस तरह देख रहे हैं, क्या टारगेट बना के रखें? देखिए, टारगेट तो हमारा चारों सीटें जीतने का है। 2018 में मुझे बहुत कम समय मिला। मैं मई के महीने में 2018 में अध्यक्ष बना। उसके बाद निरंतर सभी लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया और आज हम पहले से बहुत बेहतर स्थिति में हैं संगठन को लेकर। मतलब बेहतर स्थिति मतलब कैसा, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, एक समय ऐसा था जब संगठन उतना मजबूत नहीं होता था, उतना उसका ढांचा वैसा बनाया नहीं गया था, क्योंकि सरकारें कांग्रेस की रहती थी तो बहुत से काम वैसे हो जाते थे, तो संगठन का उतना रोल संगठन पे कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया ध्यान उस समय। कुछ जगह दिया गया है ध्यान, जैसे छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी हमेशा संगठन को लेकर चलते रहे, लेकिन दीगर जिलों में या सिवनी में संगठन पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि जो कार्यकर्ता नेताओं के करीब नहीं होते थे लेकिन कांग्रेस की मानसिकता के तो होते थे, तो वो नेताओं के करीब न होने के कारण धीरे धीरे वो अपने घर में बैठने लगे। सबसे बड़ा कारण ये रहा। तो 2018 के बाद मैंने ये प्रयास किया कि जो भी लोग कांग्रेस की मानसिकता के हैं, जो चाहते हैं कि हम कांग्रेस के लिए काम करें, उन्हें उचित प्लेटफॉर्म देने का मैंने काम किया। उनको बुलाया, उनको जगह जगह सम्मानित किया, उनके मन की जो एक बात थी उसको दूर किया। और आज आप देख रहे हैं कि विपक्ष में होने के बाद भी आज जिला कांग्रेस कमेटी में हमेशा मेला लगा रहता है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है, लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से उम्मीद है, लोगों को कमलनाथ जी से उम्मीद है। और निश्चित रूप से इन 5 सालों में हमने संगठन को ग्रास रूट तक, बूथ लेवल तक लेके गए, उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। और 2023 में सिवनी जिले की हम 4 विधानसभा जीतकर कांग्रेस की झोली में देंगे। इस बार जब आप अध्यक्ष बने उसके बाद नगर पालिका चुनाव हुए, जनपद के चुनाव हुए, जिला पंचायती चुनाव हुए। कुछ सवाल उठते रहे हैं और उठ रहे हैं। एक सवाल बरघाट की जो नगर पालिका का जो रिज़ल्ट था, ज़िला पंचायत में अध्यक्ष का ना बन पाना, और भी कई तरह की बातें थीं। और ये मार्केट में इस समय बहुत चर्चा में है कि लोगों ने मतलब बरघाट के रिज़ल्ट को यूँ भी पेश किया कि कांग्रेस और भाजपा ने गठबंधन कर लिया। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये आरोप लगाया जाता है। नहीं, देखिए, कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। जिन पार्षदों ने उस समय कांग्रेस छोड़कर उनको वोट किया, आपको पता है, उन तीनों लोगों को तत्काल मैंने उसी शाम कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। अब निष्कासित लोगों के बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनको तुरंत उसी समय जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि ये 3 लोगों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया, मैंने उसी रात उनको कांग्रेस निष्कासित कर दिया। एक मतलब होता है कि एक नेता की एक चुनावी एक बड़ी एक लंबा मतलब उसका एक पॉलिटिकल कैरियर होता है। आपका भी एक पॉलिटिकल कैरियर रहा है। ज़िला अध्यक्ष तक पहुंचना और एक भव्य इस कार्यालय का बनना, क्या कहानी है मतलब एक गांव के पंच से निकल के इस पद तक पहुंचने की? देखिए, इसमें कोई कहानी नहीं है, सिर्फ पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव है। यदि हर व्यक्ति अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव रखेगा तो निश्चित रूप से पार्टी भी ऊंचाइयों पर जाएगी और उस व्यक्ति का स्वयं का भी सम्मान बढ़ता है। मैं शुरू से 1989 में मैंने केवलारी ग्राम पंचायत में पंच का चुनाव लड़ा था, मैं पंच निर्वाचित हुआ था। उसके बाद निरंतर मैं पार्टी के साथ सक्रिय रहा। स्वर्गीय विमला वर्मा जी, स्वर्गीय हरबंस सिंह जी, मैंने दोनों के साथ काम किया पार्टी में। और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में भी मैंने जो संगठन को मजबूती उस समय देने का प्रयास किया था, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर समाज में, हर गांव में, हर मोहल्ले में सभी विचारधारा के लोग होते हैं। तो कांग्रेस के विचारधारा के लोगों को जोड़ना, उन्हें वहाँ से निकालना, तभी संगठन मजबूत होगा ना।
और मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है कि लोगों को जोड़ने से संगठन मजबूत होता है, किसी को काटने से संगठन मजबूत नहीं होता है। और प्रयास ये किया जाए भी है कि अपने काम से अपन अपनी लकीर लंबी खींचें, किसी की लकीर मिटा के अपनी लकीर अपने को लंबी नहीं खींचना है। जहाँ तक आपने बात की अभी जिला पंचायत चुनाव की बात की आपने, तो जिला पंचायत चुनाव का जो मामला है उसमें ऐसा था कि कुल हमारे यहाँ 2 वार्ड जो है वो SC वर्ग के लिए आरक्षित थे, एक वार्ड नंबर 1 और एक वार्ड नंबर 15। वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी जीता, वार्ड नंबर 15 से हमारा कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी नहीं जीत पाया, वहाँ से भाजपा का प्रत्याशी जीत गया। अब चूंकि हमारे पास एक ही प्रत्याशी था और वो निरंतर 3 चुनाव उस वार्ड से लड़ चुका है, तब उसके फॉर्म में कोई आपत्ति नहीं आई। जब अभी ये चुनाव जीता तब भी उसका फॉर्म भी उसका एक्सेप्ट किया गया, उसको जीत का प्रमाण पत्र भी दिया गया और उसका फॉर्म भी अध्यक्ष बना। तब जाके जो है वो शासन के दबाव में, प्रशासन के दबाव में उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, जिसके लिए हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी अपील की है। तो ऐसा नहीं, हम लोग जिला पंचायत में भी हम 19 में से 11 तो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत के आए थे और 3 जो थे वो गोंडवाना के, जो उन्होंने हमको साथ दिया। बीजेपी बस था क्या, बीजेपी और कुल 3 तो जीते थे उनकी बस, लेकिन तो उन्होंने अध्यक्ष, उन्होंने भैया अध्यक्ष उनकी सरकार है, उन्होंने दबाव देकर कलेक्टर के ऊपर और लीगल डिसीजन उससे करवाया। उसी समय वोटिंग के समय ही फॉर्म रिजेक्ट हुआ उसका। तो उसके पहले सो रहा था कि जिला प्रशासन सो रहा था या शासन सो रहा था, उसको ये पता नहीं था। जब उसने फॉर्म भरा था नॉमिनेशन फॉर्म, तब कोई ने रिजेक्ट किया। तो ये तब नहीं रिजेक्ट करता तो उसको आपको जीत का प्रमाण पत्र नहीं देना था, प्रमाण पत्र भी दिया आपने। तो वो व्यक्ति जो उस वार्ड से जीतता है, जो वार्ड उस वर्ग के लिए आरक्षित है, जिस वर्ग से अब अध्यक्ष बनना है, तो पहले क्यों नहीं रोका आपने उसको। और वो जो वार्ड है वार्ड नंबर 1, उसमें यदि बागरी समाज के लोगों को, बघेल समाज के लोगों को SC वर्ग से हटा दिया जाए तो वार्ड कभी आरक्षित हो नहीं सकता। अच्छा, वो वार्ड आरक्षित इसलिए हुआ है कि बघेल समाज के लोगों को वहाँ SC माना गया है। मतलब आपका कहना ये है कि वहाँ पे एक समाज को, बघेल समाज को, बागरी समाज को SC मानकर ही उस वार्ड का आरक्षण SC के तौर पर किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। इस भवन जिसमें हम बैठे हैं, यह भवन कांग्रेस को, मुझे लगता है कि शायद इतना बड़ा जिला कांग्रेस कार्यालय आसपास के कई ज़िलों में नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं है जी, नहीं, मैं इसके सवाल को पूरा करूं कि इस भवन के निर्माण में, अभी आपसे अनौपचारिक बात हो रही थी, तो कांग्रेस का कार्यालय का बंद होना या इस तरीके कई तरह की कुछ चर्चाएं आप कर रहे थे। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि एक ये दौर है कि आप इस कार्यालय में बैठे हैं और अभी आपने कहा था कि एक समय ऐसा था कि कार्यालय भी बंद होते थे, खुलते नहीं थे। तो क्या मतलब फ़र्क आप कांग्रेस के उस पुराने, आपके इस ज़िले में पुराने और अब इस दौर में देखते हैं? देखिए, पहले क्या था, पहले चूंकि संगठन में उतने लोग जुड़े नहीं होते थे, जिसको टिकट मिलती थी वो अपने लोगों के दम पे चुनाव लड़ता था। ये परिपाटी थी, संगठन नहीं था। संगठन का जो ढांचा आज जो तैयार किया माननीय कमलनाथ जी ने, वो ढांचा उस समय नहीं था। जिस कारण क्या होता था, जिसको टिकट मिलती थी उसे अपनी ही टीम के साथ चुनाव लड़ना पड़ता था, बाकी लोग सब गोल हो जाते थे। जैसा कि मेरे 2003 के चुनाव में मैंने बताया आपको, हुआ था कि मेरे 2003 के विधानसभा चुनाव में जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बंद ही रहा पूरे समय, क्योंकि अध्यक्ष जी जो थे वो बरघाट के थे, वो बरघाट में लग गए, बाकी सब लोग यहाँ वहाँ चले गए, तो कार्यालय कौन आता। लेकिन ये जो कार्यालय बना है अभी, देखिए, कार्यालय किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की संपत्ति है, उनका अधिकार है इस पर। मैं रहूँ ना रहूँ, कार्यकर्ता रहे ना रहे, यहाँ जो कर्मचारी है वो कार्यालय खोलेगा सबके लिए। जो भी एक सिस्टम ऐसा बना दिया गया है यहाँ पे कि अब व्यक्ति विशेष से नहीं, एक सिस्टम से चल रहा है ना कार्यालय। अच्छा, एक चीज़ को मैं यहाँ पे रोकता हूँ। इतने आपने चुनाव लड़े, इतना लंबा आपका राजनीतिक कैरियर रहा, कोई ऐसी घटना याद आती होगी, आप सोचते होंगे कि नहीं हमारे दर्शकों को ये जानना चाहिए, ये बड़ी एक अच्छी घटना है, लोगों को पता होना चाहिए, मतलब आपके इस पूरे राजनीतिक कैरियर के इतिहास में? नहीं, ऐसी कोई मार्केबल कोई ऐसा तो कोई इंस्टेंस है नहीं है। देखिए, 2018 के चुनाव के पहले जब राहुल गांधी जी बरघाट आए, ये जो सेल्फी लगी है उसी समय की सेल्फी है ये जी। तो एक मैं भी उनसे पहली बार मिला वहाँ पर, तो इतने बड़े व्यक्ति का इतना सहज और सरल व्यवहार देख के मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार, राहुल गांधी जी से पूरे देश के लोग जानते हैं, इतनी सहजता और सरलता से वो मिले, तो मुझे लगा नहीं यार, राजनीति में कितने बड़े हो जाओ लेकिन सहजता और सरलता तो अपनाना ही पड़ेगी आपको। अब राजनीति में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। सिवनी ज़िले में चारों विधानसभाओं में मुद्दे क्या होंगे चुनाव लड़ने के, किन मुद्दों को लेके जाने वाले हैं?
देखिए, मुद्दे ऐसे हैं कि यहाँ पे इतनी घोषणाएं जो हैं वो अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर चुके हैं कि जब उनको उठाया जाए तो लंबी फहरिस्त बन जाती है। सिवनी को संभाग बनाने की बात थी, आज तक संभाग नहीं बना। ये शिवराज सिंह जी ने कहा था कि सूरत जो है वो पूरा जगह पश्चिम से हो जाए लेकिन सिवनी संभाग बन के रहेगा, कहाँ बना। मेडिकल का झुंझुना देखे गए 2018 के चुनाव में कि मेडिकल बन जाएगा। आज 5 साल हो गए। इन 5 सालों में मेडिकल में जितनी राशि लगना है, जितने का उसका बजट है, उसकी 20% राशि में भी खर्च नहीं हुई है। तो ये एक पंचवर्षीय तो निकल गई, अगली कब आएगी पता नहीं। ऐसे ही पेंच नहर का मामला है, लाल माटी का मामला है। लाल माटी के मामले में हमेशा भारतीय जनता पार्टी किसानों को गुमराह करती रही। वोट तो ले गए वो लोग, लेकिन आज तक लाल माटी में पानी नहीं पहुंचा। ऐसा बहुत सा ऐसा क्षेत्र है। ये परियोजना तो कांग्रेस के समय बनी थी, लेकिन नहर का जो टेंडर हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के समय हुआ, और इन्होंने टर्न की बेसिस पे जो नहर का टेंडर किया उससे ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए इन्होंने टर्न की का मतलब ये होता है कि जैसे पहले क्या होता था, पहले पूरे क्षेत्र के लोगों की सलाह पर नहर को इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव ऐसा करके लिया कि अधिक से अधिक किसान लाभान्वित हो सके। अब ये सरकार ने एक टर्न की बेसिस पे एक सिस्टम है टेंडर का कि उनने ठेकेदार को बोल दिया कि साहब आपको इतने 1000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित करना है। तो नहर अब आपको कहाँ से ले आना है, कहाँ से नहीं ले आना है, उनके ऊपर तय हो गया। तो कोई भी ठेकेदार होगा तो वो कम से कम लंबाई की नहर बनाकर अपना टारगेट पूरा करेगा। उसके चलते हमारा बहुत सा क्षेत्र जो पहले जब ये बांध बन रहा था उस समय जो कमलनाथ जी, हरबंस सिंह जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने बात कही थी, उन क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पाया जब बांध बनना था, जो बात कही गई थी। लाल माटी का भी जो मुद्दा, हाँ, लाल माटी का क्षेत्र भी उसमें आता है। उसमें बहुत सा हमारा क्षेत्र, ये गौशाला जो बांध है हमारी सिवनी विधानसभा, हाँ, चीजबंद है, गौशाला है, सागर है। यदि इसका पानी वहाँ भी गिरा दिया जाए अभी भी, तो वहाँ वो जो बांध रिचार्ज होते रहेंगे कम से कम, तो उस क्षेत्र में और सिंचाई हो सकती है। तो ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, लेकिन कभी भी धरातल पर वो मुद्दे उतरे नहीं हैं। आज आप बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, सिवनी शहर में, सिवनी विधानसभा में एक आध काम बता दो आप कि जो पूर्ण हुआ हो। नगर पालिका के उसमें 864 मकान आए थे प्रधानमंत्री आवास के, जब सरकार भी भाजपा की, नगर पालिका भी भाजपा की थी। उन मकानों को यहाँ से पहले तो नगर पालिका ने फाइनल किया कि बीजावाड़ा में हम बनाएंगे। जब वो मकान बनना चालू हुए, अब वो G+3 की स्कीम थी, वो आज वो ग्राउंड फ्लोर पे काम खत्म कर दिया गया, ठेकेदार भी भाग गया। वो पूरी की पूरी योजना जो है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब तो नगर पालिका कांग्रेस की है, आपकी पार्टी की है, आप लोगों ने फिर उसमें कोई, अब हम क्या कर सकते हैं भाई, वो तो भाग चुका है ठेकेदार। तो वो ठेकेदार जो था वो भाग गया, स्कीम अधूरी रह गई वो पूरी की पूरी। आप देखिए, किसी भी शहर का विकास जो होता है, जब तक हम बाहर नहीं निकलते हैं तब तक वो शहर विकसित नहीं हो सकता। हमारे यहाँ जो भी हुआ शहर के अंदर ही हुआ। पहले एक स्कीम आई थी, यदि इतना बड़ा 864 मकान, 864 परिवार वहाँ रहने लगते तो हमारा क्षेत्र विकसित हो जाता। और जो हमारा बाईपास बना है, ये बाईपास भी जो पुराना वाला है, कांग्रेस में ही बना था, तो उसकी भी उपयोगिता सिद्ध हो जाती, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ वहाँ पर। कमलनाथ जी ने जो 15 महीने के अपने कार्यकाल में जो काम करके दिखाए हैं, निश्चित रूप से ये उनकी नीयत और नीति को प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से इन्होंने इस बार भी कहा है कि 100 यूनिट बिजली माफ़ और 200 यूनिट हाफ। बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके आजकल बिजली बिल से लोग बहुत ज़्यादा परेशान। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन योजना लागू करने को उन्होंने कहा है। 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये सीधे महिलाओं के खाते में जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि जहां कांग्रेस सरकारें बन चुकी हैं, राजस्थान में 500 सिलेंडर शायद चालू, 500 रुपये दे दिया है, 2000 रुपये हिमाचल में देना चालू कर दिया है। इसी तरह से अभी कर्नाटक में भी उन लोगों ने जो घोषणाएं की थी उन्हें पूरा किया है। तो देखिए, कांग्रेस निश्चित रूप से जो कहती है वो करती है। मतलब आप ये अभी जो चुनाव हुए हैं, हाँ, जो योजनाएं हैं, हाँ, इनका एक मतलब गुलदस्ता लेके मध्य प्रदेश में जाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे पास जो कमलनाथ जी ने 15 महीने में किया है वो भी उपलब्धियां हैं, और जो करने जा रहे हैं वो भी बात हमारे पास है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जो जनता है, मतदाता है, हमारे सम्मानीय मतदाता, ये समझते हैं और ये इस बात को याद रखते हैं कि कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे 15 महीने, तो उन्होंने शुद्ध के विरुद्ध युद्ध किया था यार। वो माफियाओं के खिलाफ लड़े थे। शुद्ध के विरुद्ध मतलब जैसे जो मिलावट होता था, जो मिलावट खाने में, तेल में, हर चीज़ में मिलावट होती थी, उस समय आपको यदि याद होगा तो 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ जी ने काफ़ी जगह छापे पड़वाकर और लोगों को शुद्ध चीज़ खाने के लिए मिले, मिलावट से मुक्त खाद्यान्न हो, खाद्य पदार्थ हो, इसके लिए काफ़ी बड़ी मुहिम चलाई थी उन्होंने, और जिसको काफ़ी अच्छा प्रतिसाद भी मिला था उस समय। तो इस तरह से कमलनाथ जी ने जो उस समय 15 महीने काम, गौशाला बनाई। आप बताइए मुझे कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ बहुत बड़ी गौ भक्त बनती है, लेकिन एक भी गौशाला बनाई कि सरकार ने आज तक? सरकार तो जो गौशाला है उनको भी ठीक से नहीं संचालित कर पा रही। माननीय कमलनाथ जी ने लगभग 1000 गौशाला बनाई। हमारे ज़िले में
8 गौशाला बनी, हर ब्लॉक में पहले एक बनाया था एग्जाम्पल के रूप में, फिर ये था कि अगले चरण में हर पंचायत में गौशाला बनाई जाएगी, लेकिन सरकार ही गिर गई। तो माननीय कमलनाथ जी के जो विचार हैं, और सबसे बड़ा आप देखिए कि जो छिंदवाड़ा का जो मॉडल वो रखते हैं सामने, तो अपन भी देखते हैं, हर आदमी जाकर उसमें कोई हाथ कंगन को आरसी वाली बात है कि छिंदवाड़ा का जो विकास हुआ है, पूरे ज़िले का विकास, वो सबको दिखता है आज कि उनका विज़न क्या है। उन्होंने जिस तरह से वहाँ पे छात्र छात्राओं की एजुकेशन की व्यवस्था की, नए नए स्कूल कॉलेज खोले, नए नए इंस्टीट्यूट खोले, FDDI उसका एक जीता जागता उदाहरण है। फुटवेयर डिज़ाइन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भारत में कुल 12 हैं, जिसमें से एक छिंदवाड़ा में, बहुत बड़ा एक। इतने बड़े शहर में इतना बड़ा, इतने छोटे शहर में, बड़े नहीं, इतने छोटे शहर में इतना बड़ा इंस्टीट्यूट आना ही बहुत बड़ा एक कमलनाथ जी का अचीवमेंट है। उसी तरह से उन्होंने वहाँ पर जो किसानों के लिए किया, जो वहाँ पे व्यापारियों के लिए किया। आज आप देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा एक ऐसा शहर है जहाँ पर लगभग हर वाहन की डीलरशिप है। आज सिवनी में नहीं है, बालाघाट में नहीं है, नरसिंहपुर में नहीं है, बैतूल में नहीं है। सब लोगों को यदि कोई 4 व्हीलर गाड़ी खरीदना है या कोई 2 व्हीलर का नया मॉडल खरीदना है तो उनको छिंदवाड़ा ही जाना पड़ता है। तो ये वहाँ की जो परचेसिंग कैपेसिटी कमलनाथ जी के प्रयासों से बढ़ी। एक समय वो भी देखा है हमने कि सिवनी जिला छिंदवाड़ा से ज़्यादा डेवलप था। यदि आपको मैं छोटा सा उदाहरण दूँ कि सिवनी का RTO का नंबर MP 22 है और छिंदवाड़ा का MP 28 है। तो सिवनी में पहले RTO ऑफिस खुला था, उसके बाद छिंदवाड़ा में खुला है। लेकिन उसके बाद जब कमलनाथ जी ने अपनी सक्रियता दिखाई और उन्होंने उस छिंदवाड़ा को जो है आज भारत के नक्शे पे लाके खड़ा कर दिया। देखिए ट्रेन चलती है वहाँ से, डेवलपमेंट सिवनी में होना होना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो नेता रहे, सिवनी विधानसभा के जो नेता रहे, उन्होंने सिर्फ अपना घर, अपना व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया। इनके पास कोई विज़न है ही नहीं कि विज़न होगा भी कैसे, क्या व्यापार करते हैं ये, कौन से व्यापार से जुड़े हैं ये, उस व्यापार में कोई विज़न होता है क्या? वो व्यापार या उस चीज़ का सेवन ही तो आदमी का विज़न खराब कर देता है। इस चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का जिक्र हो रहा है, कर्नाटक में भी हुआ, हिमाचल में भी हुआ, क्या मध्य प्रदेश में, और ख़ास तौर से आप जिस ज़िले में बैठे हैं हम लोग सिवनी, क्या यहाँ पर भी ये कोई मुद्दा बनेगा ओल्ड पेंशन स्कीम? देखिए मुद्दा तो बना हुआ है, उस मुद्दे को ख़त्म करेगी कांग्रेस। जिस तरह से कांग्रेस शासित राज्यों में अभी ओल्ड पेंशन योजना लागू कर दी गई है, इसी तरह से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत वो ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, उन्होंने कहा ही है। और जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं, जो आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उन सबको भी नियमित करने का काम उन्होंने कहा है, और कमलनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद देगी, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी ने जो भी घोषणाएं की, जो भी वचन पत्र में वो कह रहे हैं, वो सभी चीज़ों का पूर्णतः पालन होगा। 33 साल हो गए सिवनी विधानसभा को, यहाँ पे कांग्रेस हार रही है। बीच में एक बार 5 साल के लिए बीजेपी हारी थी और बाद में वही निर्दलीय विधायक बीजेपी ज्वाइन हो गए। इस 33 साल बाद जब एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नज़र आ रहा है, तो इस माहौल में आपकी पार्टी यहाँ पर किस तरह से चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है? क्या पहले जैसा होता आया है कि किसी उम्मीदवार को टिकट मिली और फिर उसके बाद वह उम्मीदवार के कुछ लोग काम करते हैं और फिर पार्टियाँ हार जाती हैं, तो क्या इस बार एक सख्त प्रशासक की भूमिका में देखेंगे आप? नहीं, बिल्कुल। देखिए इस बार ऐसा है कि जो संगठन है, हमारा कार्यकर्ता भी इस बार जो है वो बिल्कुल मुस्तैद हो चुका है। वो अब किसी के भी बहकावे में आने वाला नहीं है, क्योंकि पब्लिक खुद चाह रही है, पब्लिक खुद परिवर्तन चाह रही है। तो जब पब्लिक खुद परिवर्तन चाहती है तो फिर कार्यकर्ता को भी उनके साथ चलना पड़ता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो होती है, जब वो देख लेती है जनभावना क्या है, तो जनभावना के विपरीत को जाता नहीं है। तो हमारा कार्यकर्ता भी और सिवनी जिले की, सिवनी विधानसभा की हमारे सम्मानीय मतदाताओं को पूरा विश्वास है इस बार कि वो देख रहे हैं कि पिछले 6-7 कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बोला तो बहुत, घोषणाएं तो बहुत की। अभी भी जो वर्तमान विधायक, इनकी भी घोषणा पत्र उठा के देख लो आप, अपने पैसे से मैं 4 लेन बना दूंगा, अपने पैसे से ये कर दूंगा, अपने पैसे से वो कर दूंगा। लेकिन आज अपना पैसा तो दूर, आज तो वो फ़ोन में नहीं उठाते अपने कार्यकर्ताओं का। ऐसी खबर है कि वो बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो कांग्रेस पार्टी की तरफ वो रुख देख रहे हैं। अगर कांग्रेस वो ज्वाइन करते हैं तो फिर यहाँ के कांग्रेसियों का क्या रवैया? देखिए कांग्रेस वो ज्वाइन तब करेंगे ना जब यहाँ का स्थानीय कार्यकर्ता हमारी सहमति देगा। माननीय कमलनाथ जी ने जोड़े पानी में कहा था कि कोई भी यदि दूसरी पार्टी का व्यक्ति कांग्रेस में आता है, उसके लिए स्थानीय संगठन का पहले रुख जाना जाएगा। क्योंकि मार्केट में ये चर्चा है कि अगर सिवनी के जो अभी वर्तमान विधायक है दिनेश राय मनमोहन, उनकी अगर बीजेपी से किसी कारणवश टिकट कटती है तो वो कांग्रेस की तरफ आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा चर्चा है। देखिए एक बार वो निर्दलीय चुनाव जीते
जी। उसके बाद वो खुद चुनाव जीत नहीं सकते थे, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी को भी जिताऊ चेहरा चाहिए था, जी। है ना। लेकिन कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है, हमारे पास बहुत से जिताऊ चेहरे हैं, उनके अलावा भी हमारे पास कांग्रेस में ऐसे चेहरे हैं जिनको हम जिताने की स्थिति में हैं आज, तो हम क्यों उनको लेंगे अपनी पार्टी में। आप स्वयं चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं तैयारी तो, मेरे को तो तैयारी पूरे चारों विधानसभा में करना है। पार्टी यदि सोचेगी, पार्टी उचित मानेगी तो देगी टिकट, तो चुनाव लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के सिवनी के ज़िला अध्यक्ष राजकुमार खुराना जी, जिनसे काफ़ी लंबी चर्चा हुई इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर, सिवनी के पिछले इतिहास को लेकर। उन्होंने काफ़ी मजबूती से अपनी बात रखी। देखना यह है कि क्या होता है, आप आने वाले चुनाव में पता चलेगा। इन्होंने जो बातें कहीं, उन बातों में क्या उसका निचोड़ निकल के आता है। tribunehindi.com के हमारे दर्शकों से मेरी अपील है कि अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इस पूरी चर्चा पे आपकी क्या राय है उसका जिक्र करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।